पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। थर्मोडायनामिक्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम इन पर बात करेंगे लगातार, और इनसे एक क्वेश्चन आपको मिलना बिल्कुल निश्चित है और 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये पॉइंट एक एक पॉइंट आपको ऐसा है जो क्वेश्चन बनाता है। जैसे पीजीटीज में ये भी क्वेश्चन आया था कि ओपन सिस्टम इसमें से कौन सा ऑप्शन में दिया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लिविंग बीइंग के सिस्टम है वो सभी ओपन सिस्टम में काउंट होते हैं। तो आप इस पर टिक कर लीजिए कि ओपन सिस्टम जितने भी हैं वो लिविंग सिस्टम हैं, यानी कि लिविंग सिस्टम ऐसे बोले कि लिविंग सिस्टम जितने भी हैं वो सभी ओपन सिस्टम है। इस बात को आप नोट करते चलिए। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए बनाए गए क्योंकि हर पॉइंट अपने में एक क्वेश्चन बनाया हुआ। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, यानी इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो वो कैसी प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है जबकि हीट और वर्क दोनों ही स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी नहीं है। ये पॉइंट भी एग्जामिनेशन में बहुत आता है, तो इस पॉइंट को भी मैंने नोट डाउन। तो थर्मोडायनामिक्स के वो पॉइंट जो आपको वास्तव में, यानी कि एक एक पॉइंट अपने में एक एक एमसीक्यू बन करके आ रहा है आपके सामने, तो इनको आप नोट डाउन करिए। और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इनको आप कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए। यानी कि ऑल द लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग है वो कैसे सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। हीट और वर्क को छोड़ दीजिए, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है। Q प्लस डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू डेल्टा, ये डेल्टा है, ये डेल्टा ई, और डेल्टा ई जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करती है। इट इज इक्वल टू द डेल्टा ई, लिखा हुआ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। ये बात ध्यान, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर, हेंस फॉर एन आइसोथर्मल चेंज आइडियल गैस के लिए डीई की वैल्यू 0 और डेल्टा, यानी कि अगर हम डीई इज इक्वल टू नोट करना चाहें तो डीई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू भी हो जाता है, क्योंकि वर्क इज डन बाई द सिस्टम हो जा रहा है यहाँ पर। वर्क इज डन बाई द सिस्टम, अगर ऑन द सिस्टम होता तो वैल्यू प्लस हो जाती है। तो इस फार्मूले को आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हर क्वेश्चन आपको, यानी ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन है। और पहला वाला भी अगर आप पेपर उठा करके देखिए तो पहला वाला क्वेश्चन भी आपको मिला होगा बहुत जगह। ये भी पीजीटीज के क्वेश्चन का स्लॉट में से ही निकाला गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, ये भी पीजीटीज के हर पॉइंट पीजीटीज के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, आप छोड़ेंगे एक भी पॉइंट नहीं। और यहाँ पर चले आइए, ये नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेफाइट। ये पॉइंट तो लोग ढूंढते हैं। ग्रेफाइट इज रिगार्डेड एज ए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, हेंस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट क्या कंसीडर की जाती है, 0 कंसीडर की जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत आता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड जो होती है 1.896 किलो जूल पर मोल होती है, इसको भी आप याद कर लीजिए कहीं पर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस इन पर बन सकते हैं, तो इन पर आपको बिल्कुल भरोसा रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान देनी पड़ेगी कि इनको किसी कॉपी पर आप नोट करें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की डिटरमाइन नहीं की जा सकती है। तो ऐसे पॉइंट आपको किसी अच्छी किताब से ही ढूंढने पर कलेक्शन होगा। तो ये कलेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं नोट जरूर करते रहना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आइए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ एट एनी टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कब डिटरमाइन की जा सकती है, तो किसी भी टेम्परेचर पर डिटरमाइन की जा सकती है। कौन सा लॉ अप्लाई होता है, तो आप बताओगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। तो छोटी सी वीडियो जरूर होगी, लेकिन आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज तैयारी करनी है। तैयारी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ, पीजीटीज में ये क्वेश्चंस बहुत आए हैं। ये भी पीजीटीज के लेवल का क्वेश्चन है, ये वाला पीजीटीज पर नोट कर लीजिए, ये भी पीजीटीज पर है। ये भी पीजीटी एग्जामिनेशन में इस बार इसी कैटेगरी के पॉइंट से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, तो इनको जरूर नोट करिएगा। थर्मोडायनामिक्स के कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट
आर टेकन टू बी जीरो। तो किसी भी एलिमेंट की अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ साथ फ्री एनर्जी भी है, तो फिर उसकी वैल्यू को आप जीरो काउंट करेंगे। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस इज नॉट अ जीरो, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और फ्री एनर्जी ये दोनों ही जीरो हैं, लेकिन एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, अब आपने मान लीजिए मीथेन मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, तो यहाँ पर मैं अगर मीथेन मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, तो मीथेन मॉलिक्यूल में चारों बॉन्ड अगर आप देखते हो तो ऐसे ही तो होते हैं। इन बॉन्ड्स को आप ऐसे ही तो देखते हो, तो इनकी एनर्जी तो बराबर आनी चाहिए, लेकिन एनर्जी बराबर आती नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए एवरेज वैल्यू को यूज किया जाता है। ये बात ध्यान दी, हेंस एवरेज वैल्यू इज टेकन। एक एक पॉइंट आपका बहुत जरूरी है, ये आपको किसी भी दूसरी कोचिंग से आपको पॉइंट कलेक्शन नहीं मिलेगा जो हम आपको दे रहे हैं। एंट्रोपी, द एंट्रोपी ऑफ द स्टैंडर्ड रबर। अब आप यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बार ये पीजीटीज में पूछे गए क्वेश्चन से बनाया गया है। यहाँ पर पीजीटी आप लिख लीजिए पहली बात तो, और यहाँ बता देता हूँ आपको एंट्रोपी ऑफ स्ट्रेस्ड रबर। स्ट्रेस्ड रबर, खिंची हुई रबर की अगर मैं बात करता हूँ, कम हो जाती है देन दैट इन नॉर्मल, क्योंकि जब वो स्ट्रेच होती है ना, स्ट्रेच की कम इसलिए क्योंकि पहले अनस्ट्रेच कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या थी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो थे वो उस समय आपके क्वाइल्ड थे, अब आपने खींचा तो अनक्वाइल्ड हो गए, तो इट इज बिकॉज द मैक्रोमोलिक्यूल्स गेट अनक्वाइल्ड, हेंस गेट अरेंज्ड इन द मोर ऑर्डर्ड मैनर। तो जबकि लगता ऐसा होगा कि खींचने के बाद उसकी एंट्रोपी बढ़ती होगी, लेकिन बढ़ती नहीं है, एंट्रोपी घट जाती है, यानी कि डिसऑर्डरनेस जो होती है वो घटती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटीज में इन हर पॉइंट अपने में एक क्वेश्चन बन करके आएगा, ये बात आप ध्यान दे लो साथियों। तो आपको जरूर ये पॉइंट नोट करने चाहिए। व्हेन एंड एग, ये भी क्वेश्चन पीजीटीज का ही है, पीजीटीज के पॉइंट से भी उठाया गया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का पॉइंट, व्हेन एंड एग इज हार्ड बॉइल्ड, जब हार्ड बॉइल्ड करते तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। भाई इंक्रीज क्यों कर गई? क्योंकि प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया, और डीनेचुरेशन होने के साथ साथ प्रोटीन जो थी वो हेलिकल फॉर्म, ठीक है, यानी कि प्रोटीन हेलिकल फॉर्म से रैंडमली क्वाइल हो गई, क्वाइल फॉर्म में आ गई, तो इस वजह से आपको डीनेचुरेशन कॉजेज द चेंजेस इन प्रोटीन फ्रॉम हेलिकल फॉर्म टू द रैंडम क्वाइल फॉर्म में आ गई, इसीलिए एंट्रोपी इंक्रीज करके। जबकि लगता ऐसा होगा ना सॉलिड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बना, लगता ऐसा होगा कि लिक्विड से बना है सॉलिड, और लिक्विड से सॉलिड बनने पर एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ना, अपोजिट। तो ये पीजीटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट पीजीटीज के लिए अपने में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो मान के चलिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज मेजर ऑफ द अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर अनअवेलेबल एनर्जी जो होती है एंट्रोपी और टेम्परेचर का मल्टीप्लाई मानी जाती है, तो इस पॉइंट को भी आप कहीं ना कहीं नोट करिए, बहुत है। मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द एनर्जी भी कह सकते हो, या ऐसे एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल सिस्टम की भी बात कर सकते हो। सम सॉलिड सच एज द ग्लासी सॉलिड, है ना, ग्लासी सॉलिड क्रिस्टल्स, कार्बन, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बोल सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड, डू नॉट हैव द जीरो एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। इतने मॉलिक्यूल की एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होगी, जीरो एब्सोल्यूट जीरो पर, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एन एलिमेंट हैविंग द हायर एटॉमिक नंबर हैज हायर एंट्रोपी, जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतनी ही एंट्रोपी भी ज्यादा हो जाती है ना। एक एक पॉइंट आपका जबरदस्त पॉइंट है, एक एक पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स का आपके लिए क्वेश्चन बन करके आएगा। कंपाउंड हुज एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन इज आर पॉजिटिव एंडोथर्मिक कंपाउंड होंगे, आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ द नेगेटिव एंथैल्पीज। नेगेटिव एंथैल्पीज मतलब नेगेटिव एंथैल्पी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो नेगेटिव हो जाती है एक्सो के केस में, और एंडो के केस में पॉजिटिव हो जाती है। ये आपने फार्मूले से भी कैलकुलेट किया होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन,
अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बट कैलोरीफिक वैल्यू डिक्रीजेस। ये पॉइंट भी ध्यान देना कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इंक्रीज करती है मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने के साथ साथ, जबकि यहाँ पर वैल्यू ऑफ कंपाउंड डिक्रीज कर रही, कैलोरीफिक वैल्यू कंपाउंड की डिक्रीज कर रही। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड को अगर हम देखते हैं, निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए आप, वो भी आपको दिखाई देता हूं यहाँ पर। यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग बेस, माइनस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल डेल्टा एच जो होता है, और इसका डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मतलब जब कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लीजिए, बनाइए सब्सटेंस कोई बनता है, इज ऑलवेज नेगेटिव। कंबस्शन होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, नेगेटिव रहती है। हाउएवर देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच कंबाइन विद O2 लीडिंग टू द पार्शियल कंबस्शन बट हाइड्रोजन मतलब बट H एंथैल्पी इज पॉजिटिव। यहाँ पर एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर ये रिएक्शन बता सकते हैं, और ये यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि हीट की इसे जरूरत है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट डाउन करिए, और साथ ही साथ आप इन पॉइंट्स को कि इन द रिएक्शन फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन करते हैं तो फ्लोरीन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन रिड्यूस हो गया, जबकि लग रहा है कि फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ होगा, नहीं, फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है, क्योंकि डेल्टा एच, अगर मैं डेल्टा एच की बात करता हूं इस रिएक्शन के लिए वैल्यू पॉजिटिव जा रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीजीटी इस पर लिख लीजिए, आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि F2 यहाँ पर जबकि आपको लग रहा हो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। एंथैल्पी डिसोसिएशन वाटर की जरूर याद कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF की लगभग 68 किलो जूल पर मोल है, जबकि मतलब ये अगर दूसरे से कंप्रेशन करें, यानी कि हाइड्रेशन फ्लोरीन फ्लोराइड आयन से अगर कंपेयर करें तो ये 57.1 किलो जूल ज्यादा दी जा रही है, मोर है, हाइयर है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोराइड आयन की ज्यादा हो जा रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विद चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0। इस बात का भी ध्यान देना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और आइडियल गैस की, और चेंज इन वॉल्यूम ये हमेशा 0 रहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है। ये बात ध्यान देना वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम। चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ एन आइडियल गैस विद चेंज इन, यहाँ पर इन है, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0। तो ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साथियों ये सभी पॉइंट आप अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट के लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। लगातार हम आपको बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ साथ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते रहते हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस हम आपको लगातार देते रहें। थैंक यू।